हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास। और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर का पार्ट टू में हम क्या पढ़ेंगे, मृदा संसाधन के बारे में, सॉइल रिसोर्सेज के बारे में। तो मिट्टी क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति से मिला है और मिट्टी में ही हम खेती करते हैं, फसलें उगाते हैं। ये हमारे जीवन का आधार है और मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। बहुत से जो जीव हैं वो सूक्ष्म जीव हैं, वो मिट्टी में ही निवास करते हैं और वो हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक भी हैं। अब हम देखेंगे कि मिट्टी बनती कैसे है। तो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है और इसका अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि मात्र 1 सेंटीमीटर मृदा की परत को बनने में इतनी होगी वो लगभग। इस मिट्टी को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, यानी कि बहुत ही धीमी प्रक्रिया है मिट्टी के निर्माण की। और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? शैलों के अपघटन यानी टूटना फूटना। शैलों के जो बड़ी बड़ी शैलें हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती फूटती है, उससे क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। और ये बड़ी बड़ी शैलें किन कारणों से टूटती है? कई कारकों के कारण, जैसे तापमान, पानी का बहाव, पवन। तो मिट्टी के निर्माण में इन कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ ज़्यादा तापमान होगा शैलों में टूट फूट वहाँ ज़्यादा होगी, तो तापमान का इफेक्ट पड़ेगा मृदा के निर्माण की प्रक्रिया पे, वो फास्ट है या स्लो है। पानी का बहाव जहाँ पर ज़्यादा होगा, मिट्टी का कटाव वहाँ ज़्यादा होगा, चट्टानें जल्दी से कटेंगी। और कुछ क्षेत्र ऐसे ही होंगे जहाँ पर पानी का या नदियों का बहाव नहीं होगा, तो वहाँ चट्टानों में कटाव नहीं होगा। पवन, हवा भी चट्टानों का कटाव करती है, तो जहाँ तीव्र गति से जिन क्षेत्रों में पूरा साल पवनें चलती है वहाँ मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया तेज होती है। अब हम देखेंगे मिट्टी के अलग अलग प्रकारों के बारे में। लाल एवं पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, वन मृदा, मृस्थलीय मृदा और लैटराइट मृदा। तो मेनली हम इन 6 प्रकार की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो जलोढ़ मृदा है वो भारत के सबसे बड़े भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। और 45% क्षेत्रफल पर यह पाई जाती है और इस मिट्टी में पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये मिट्टी मुख्य रूप से उत्तरी भारत के मैदान में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित है। और इस मिट्टी में रेत, सिल्ट और मृत्तिका, यानी कि मिट्टी के मृत्तिका क्या होते हैं, बहुत ही बारीक कण। आयु के आधार पर हम इसे 2 प्रकारों में बांट सकते हैं, पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। और नई जलोढ़ को खादर। तो हमें इस चीज़ को याद रखना है कि कौन सी जो जलोढ़ है वो पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर। तो बांगर के लिए हम निमोनिक रख सकते हैं कि जो मुर्गा पहले बांग देता था, आवाज़ देता था, उससे लोग उठते थे, वो बात क्या हो गई है? पुरानी हो गई है, पुराने समय की बात हो गई है। ठीक है। और जो नई जलोढ़ है उसको खादर कहते हैं। इसे हम कैसे याद रखेंगे कि मैंने खादी का नया कुर्ता लिया है, क्या मैंने खादी का कोई नया सूट खरीदा है, इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। तो मुर्गा जो बांग दे के उठाता था वो कब की बात है? पुराने जमाने की बात है। ठीक है। और मैंने खादी का नया कुर्ता लिया, तो ये क्या है? नई जलोढ़। और ये फसल क्या है? इसकी मुख्य विशेषता कि ये बहुत उपजाऊ है और इसमें गन्ना, चावल, गेहूँ इस प्रकार की फसलें उगाई जाती है इसकी अधिक उपजाऊ क्षमता के कारण। और उपजाऊ क्यों है? क्योंकि इसे नदियों के द्वारा बिछाया गया है। अब हम देखेंगे काली मृदा या काली मिट्टी। इस मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगर मृदा भी इसे कहा जाता है। और इसमें टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति है और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। और इसमें कौन से खनिज ज़्यादा है? आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की इसमें बहुलता है। और ये मिट्टी जो रेगड़ मिट्टी है या काली मिट्टी है, कपास की खेती के लिए सबसे अधिक यूज़फुल है। और यह मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में ये काली मिट्टी पाई जाती है। इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा भारत की जो कपास है वो उगाई जाती है। अब हम देखेंगे लाल और पीली मृदा।
तो लोहे के कणों की अधिकता के कारण लाल और पीली मृदा का रंग क्या होता है? लाल होता है। और कई जगह इसका रंग पीला भी होता है। तो इस मिट्टी की प्रकृति क्या है? इस मिट्टी की प्रकृति क्या है? अम्लीय है, एसिडिक है। और चूने के इस्तेमाल से हम इसकी उर्वरता को बढ़ा सकते हैं, इसकी फर्टिलिटी को। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, गारो खासी, जयंतिया के पहाड़ों पर यह मिट्टी पाई जाती है। और अब हम देखेंगे लेटराइट मिट्टी। तो जो लेटराइट मिट्टी है उसमें अधिक उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी विकसित होती है। भारी वर्षा के अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। निक्षालन क्या है कि ज़्यादा वर्षा के कारण मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनका बह करके नीचे चले जाना। निक्षालन को क्या कहा जाता है? लीचिंग प्रोसेस भी कहा जाता है कि ज़्यादा वर्षा के कारण मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो बह करके निचली परतों में चले जाते हैं। तो अब हम देखेंगे मृस्थलीय मृदा। तो मृस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? लाल और भूरा, और ये रेतीली और लवणीय होती है। लवणीय यानी कि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये कहाँ पाई जाएगी? शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाएगी। और यहाँ तापमान ज़्यादा होगा, जहाँ की जलवायु शुष्क होगी वहाँ टेम्परेचर कैसा होगा? ज़्यादा। और ज़्यादा तापमान के कारण इस मिट्टी से जल वाष्पन की दर अधिक होती है। इस वजह से इसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है। पानी भाप बन के उड़ जाता है और नमक रह जाता है। और इस मिट्टी में ह्यूमस क्या होता है? जैविक तत्व। जैविक तत्वों की और नमी की मात्रा कम होगी। और उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा इस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। यानी कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके इस मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। इसके बाद है पहाड़ी या फिर पीडमांट मिट्टी। ये कहाँ पाई जाएगी? किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र है, जैसे कि पश्चिमी घाट का पहाड़ी पद अथवा पश्चिमी घाट के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र। पहाड़ी पद यानी कि जो पहाड़ी का तल है, यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी, पर्वत श्रृंखला के तल पर जो मिट्टी पाई जाएगी उसे क्या कहा जाएगा? पीडमांट मिट्टी या पहाड़ी पद। जो उसके चरण पैरों के पास जो मिट्टी है पहाड़ी के, उसको क्या कहा जाएगा? पहाड़ी पद या पीडमांट मिट्टी कहा जाएगा। और अब हम देखेंगे भारत में और कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्कन के पठार की। दक्कन के ट्रैप में ये है प्रायद्वीपीय पठार का काली मिट्टी वाला क्षेत्र। और इस मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? जो दक्कन के पठार की मिट्टी है उसका निर्माण हुआ है लावा के जमने से। और ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। और अब हम देखेंगे वन मृदा। तो जो वन मिट्टी है ये कहाँ पाई जाएगी? इसके नाम से ही पता चल रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में ये पाई जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा वन पाए जाते हैं। और इसमें इसके गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ती जाएगी, पर्वतीय पर्यावरण बदलता जाएगा। इस मिट्टी के गठन में, इसकी संरचना में बदलाव आता जाएगा। नदी घाटियों में, यानी कि जो घाटियां हैं, निचले भाग है पहाड़ियों के, वहाँ ये मिट्टी कैसी होगी? दोमट होगी, जलोढ़ मिट्टी के जैसी होगी। सिल्टदार बारीक इसके कण होंगे और इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी और ह्यूमस यानी कि जो जैविक तत्व है उसकी मात्रा कम होगी। और अब हम देखेंगे, हमने जो जलोढ़ मिट्टी पढ़ी थी उसमें हमने खादर और बांगर दो उसके जलोढ़ मिट्टी के टाइप्स पढ़े थे। तो अब हम इनमें डिफरेंस देखेंगे। हमने बांगर के लिए कहा था पुराने समय में मुर्गा बांग देता था, तो जो पुरानी मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ है, उसको क्या कहेंगे? बांगर। खादी का हमने नया कुर्ता लिया था, तो खादी से नई मिट्टी कौन सी होगी? खादर। तो इनमें डिफरेंस क्या है? खादर क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा और बांगर प्राचीन। बांग देना पुराने समय की बात होगी है, तो जो बांगर मिट्टी है वो है पुरानी मिट्टी। और खादर मिट्टी की और क्या विशेषता है? खादर जो नई मिट्टी है वो क्या होगी? अधिक बारीक और रेतीली होगी। बांगर जो मिट्टी है, पुरानी मिट्टी है, उसमें क्या होंगे? कंकड़ ज़्यादा होंगे। ये इसके जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी बड़ी होगी और इसके कण
बारीक होंगे और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाएगी। बार बार नवीकरण संभव, क्योंकि ये मिट्टी नदी के बिल्कुल किनारों पे पाई जाती है, और तो नदी के अंदर जो पानी का बहाव है, पानी बह के आ रहा है, वो हर बार अपने साथ नई मिट्टी बहा करके लाएगा, और बाढ़ के कारण भी जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ इस मिट्टी का बार बार नवीकरण संभव है। और ये मिट्टी नदी से दूर के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर यहाँ नदी बह रही है तो ये थोड़ा दूर के क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, और कंकड़ पत्थर इसमें अधिक पाए जाते हैं। तो दूर के क्षेत्रों में पाए जाने के कारण इसका बार बार नवीकरण नहीं होगा। और ये फिर वही विशेषता कि जो खादर मिट्टी है, नई मिट्टी है, वो नदी के पास डेल्टा और बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। नदी के पास पाई जाएगी डेल्टा, जहाँ पे नदी समुद्र में मिल रही है वहाँ, और बाढ़ वाले मैदानों में मिट्टी पाई जाएगी। और ये नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाएगी। जो बांगर मिट्टी है वो नदी से दूर पाई जाएगी और ऊंचाई पर पाई जाएगी। ठीक है, ये हो गया खादर और बांगर में डिफरेंस। अब हम देखेंगे मृदा अपरदन। मिट्टी का अपरदन कैसे होता है, क्या होता है। पहले तो मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। जो मिट्टी की ऊपरी परत है, ये मिट्टी है, इसकी जो ऊपरी परत है, इनके कटाव को हम क्या कहेंगे, और इसके बह जाने को, हवा के साथ या पानी के साथ बह जाने को, ऊपर की परत के कट करके पानी या हवा के साथ बह जाने को क्या कहेंगे, मृदा अपरदन हम कहेंगे। अब हम देखेंगे मृदा अपरदन के कारण क्या है। वनोन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई कर देना। इसके कारण मिट्टी की जो जड़ें हैं, जो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़े रखती है, लेकिन पेड़ों की संख्या जब कम हो जाएगी तो मिट्टी पर पकड़ कम होगी और मिट्टी के जो कण हैं वो लूज रह जाएंगे, खुले रह जाएंगे, तो हवा और पानी के साथ वो बह करके चले जाएंगे। अति पशुचारण, अधिक पशुचारण के कारण पशुओं के जो खुर हैं उनसे मिट्टी नरम हो जाती है, और नरम मिट्टी अधिक जल्दी बह करके चली जाएगी हवा और पानी के साथ। इसके अलावा निर्माण और खनन प्रक्रिया, भवन निर्माण की प्रक्रिया है। खनन में भी हम विस्फोट करते हैं खानों में, तो उसकी वजह से भी जो चट्टानें हैं उनके बारीक कण टूट जाते हैं, जिससे कि मिट्टी का अपरदन अधिक होता है। और इसके अलावा प्राकृतिक तत्व भी मिट्टी का कटाव करते हैं, जैसे नदियों में बनने वाले पतन। नदी जब पहाड़ से गिरेगी उस समय जो इसकी वजह से मिट्टी का कटाव होगा। हिम नदी, जल, यहाँ पतन की बजाय हम कहेंगे प्रपात, जल प्रपात। तो जो नदी है पहाड़ों में से गिरेगी, उसकी वजह से मिट्टी का कटाव होगा। बर्फ़ की नदी है, वो मिट्टी के और ज़्यादा मिट्टी के ऊपर दबाव डाल करके बहेगी, उसकी वजह से मिट्टी का कटाव होगा। और जल के बहाव से भी मिट्टी का कटाव होगा। इसके अलावा मिट्टी का कटाव कैसे होगा, कृषि के गलत तरीके, गलत ढंग से खेती करने से, जुताई करने से भी मिट्टी का कटाव होगा। मान लीजिए किसी क्षेत्र में हवा की डायरेक्शन हमेशा इस तरफ रहती है, अगर मिट्टी की हमने जुताई भी इसी तरफ कर दी तो मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा। इस तरीके से करेंगे तो मिट्टी का कटाव कम होगा। फिर है पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र की मिट्टी को उड़ा के ले जाना। जो हवा है वो मैदानी, खुले मैदानी क्षेत्र या ऐसे ढलान वाले क्षेत्र से मिट्टी को उड़ाकर काट करके ले जाती है, इस वजह से भी मिट्टी का अपरदन होता है। तो मृदा अपरदन समझने के बाद अब हम बात करेंगे मृदा अपरदन के समाधान के बारे में, किस प्रकार से मृदा अपरदन को, मिट्टी के कटाव को रोका जाए। तो पहला काम हम क्या कर सकते हैं, जो ढाल वाली भूमि है, इस प्रकार की जो भूमि है उस पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से। जैसे ये क्या है, समान ऊंचाई वाली जगह, ये समान ऊंचाई वाली जगह, ये समान ऊंचाई वाली, तो इन पर इस प्रकार से हल चलाने की बजाय अगर हम इस प्रकार से इस डायरेक्शन में हल चलाएंगे तो मिट्टी का कटाव क्या होगा, कम होगा जब बारिश आएगी। ठीक है। और दूसरा, जो ढाल वाली भूमि है उस पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से, जो ये ढलान है, खेत की ढलान, इसको अगर हम इस प्रकार से खेत की जो सीढ़ियाँ बना दें, ऐसे बड़े बड़े हम खेत की क्यारियाँ बना दें इसकी ढलान को काट करके, तो अब यहाँ भी जब बारिश का पानी गिरेगा वो यहाँ ठहरेगा और ढलान पर वो सीधा बहकर नीचे आएगा। तो जो सीढ़ीदार खेती है उससे भी हम मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। और समोच्च रेखाओं पर जुताई करके, इस प्रकार से जुताई करके भी हम
इसको रोक सकते हैं, मिट्टी के कटाव को। और बड़े खेतों को पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाकर, ये मान लीजिए कोई बड़ा खेत है, जो बड़ा खेत है उसको इस प्रकार से हम अलग अलग पट्टियों में बांट लेंगे और ये जो पट्टियों की बाउंड्रीज है यहाँ पर हम घास उगा देंगे, तो इससे भी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। खेत के चारों तरफ यहाँ अगर हम इस प्रकार से पेड़ लगा दें, चारों तरफ पेड़ों को एक लाइन में लगाकर भी हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। इसे क्या कहेंगे हम? रक्षक मेखला कहेंगे। और वनोरोपण के द्वारा भी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। और अति पशुचारण को नियंत्रित करके पशुओं को ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों में ना चराया जाए तो भी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। इससे जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो नरम नहीं होगी। अब हम देखेंगे कि मिट्टी के अपरदन से कौन कौन सी जो है आकृतियाँ बनती है। अवनालिकाएँ बनती है। अवनालिकाएँ कैसे बनेंगी और किन क्षेत्रों में बनेंगी? जब बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएँ बनाता है। अगर किसी मैदानी क्षेत्र में जल बह रहा है और वो बारीक कणों से युक्त मिट्टी को काट करके वहाँ इस प्रकार से गहरी वाहिकाएँ, यानी कि अगर गहरी वो नालियाँ बना देता है तो उससे क्या बनेंगी? वो अवनालिकाएँ बनेंगी। ठीक है। अब है उत्खात भूमि। ऐसी भूमि जो अपरदन के बाद जोतने के योग्य नहीं रहती, उबड़ खाबड़ जो भूमि हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि कहा जाता है। और खड्ड भूमि, खड्ड भूमि क्या होगी? चंबल बेसिन में ये भी मिट्टी के अपरदन के कारण जो मैदानी क्षेत्र है उसमें इस प्रकार से खड्डे बन जाते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? खड्ड भूमि। ये भी कृषि योग्य नहीं रहती। और अब हम देखेंगे पवन अपरदन क्या होता है। पवन के कारण होने वाले अपरदन को पवन अपरदन कहेंगे। पवन द्वारा मैदानी क्षेत्र या ढलान वाले जो क्षेत्र है वहाँ से मिट्टी को उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पवन अपरदन कहते हैं। तो यहाँ हमारा ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास का पार्ट 2 खत्म होता है और ये चैप्टर भी यहाँ खत्म होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।